हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की सीरीज में आप सब लोगों का वेलकम है। और हमने सेकंड टर्म के हिसाब से ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था और ऑप्टिक्स के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स जो है अभी कंप्लीट कर लिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने रे ऑप्टिक्स अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखो। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है उसमें मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। तो जितने भी चीजें आप उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो उनको अप्लाई करो, और अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो कुछ चीज आप दोबारा समझना चाहते हो तो उसको आप कमेंट्स में मेंशन करो। उसके लिए हम वापस कुछ ना कुछ वीडियोस के थ्रू आपका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे और होपफुली आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा अच्छी तरह से। देखो बड़ा सिंपल है। मैंने अभी तक बहुत ज्यादा अपने बारे में कहा नहीं है, लेकिन मुझे जो पढ़ाते हुए लगभग 30 साल हो गए, ठीक है। तो इस 30 साल में जो मैंने सीखा है, जो मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया है, उनकी जो प्रॉब्लम आई है, उनको कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उन एरियाज पे काम करने की ज्यादा कोशिश की, ठीक है। तो आप जरा चीजों को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो और उनको सीखने की कोशिश करो। दूसरी चीज, अगर आप सब लोगों को ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लोगों को और लोगों को बोलें, ठीक है। उनका भी बेनिफिट होगा और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट होगा, ठीक है। और जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर भी करें। तो देखो अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया है और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की मैंने इनिशियलाइजेशन जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था पार्ट 1 ऑप्टिक्स का, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था। वो क्या बताया था कि वेव ऑप्टिक्स जो है वो लाइट की वेव प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ फिनोमिना को एक्सप्रेस कर, वो फिनोमिना है जैसे इंटरफेरेंस, जैसे डिफ्रैक्शन। तो वहां पर हम यूज करेंगे वेव प्रॉपर्टीज लाइट की। फिर मैंने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स जो है वहां पर हमें यह समझना है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। उन वीडियोस को एक बार फिर से स्टार्टिंग वाली को अगर देख लेंगे पार्ट 1 को, तो आपको इंट्रो का और भी डिटेलिंग जो है वो उसके अंदर मिल जाएगी। तो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स, उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हमें यहाँ पर 3-4 चीजें जो है बेसिकली पढ़नी है। हमें हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है, हमें डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो इन सबकी डिटेलिंग कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस में आपको दूंगा। आप जहां पर भी देखो, मैंने इस सीरीज में क्या किया है कि अब अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो जहां पर आपको एक फुल स्क्रीन दिखेगी वहां पर आप उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको अपने पास सेव करके रखो, सो दैट फ्यूचर में अगर आपको नोट्स की फॉर्मेट में कुछ चाहिए होगा तो ले सकते, ठीक है। अगर आप उससे भी सिंसियर है तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उसको नोट डाउन करो अपनी कॉपीज पे, उनको वीडियोस को बार बार देखो, ठीक है। बार बार देखने से कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फिनोमिना समझ में आ जाएंगे तो वो इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, 1 मार्कर्स, या फिर कंप्लीट जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस है या फिनोमिना टाइप क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन इसमें से, इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। इससे पहले देखो हमें जो यहाँ पर समझना है वो है वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट जो होता है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से हम बोलते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। समझने के लिए देखो कैसे हम इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉन्ड है, हमने वहां पर एक स्टोन ड्रॉप किया है, ठीक है। तो जब हम वहां पर स्टोन ड्रॉप करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि वहां पर इस तरह से सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से रिपल्स जो है वो बनती है ना। और ऐसे लगता है कि जैसे जहां आपने उसको स्टोन को ड्रॉप किया वहां से कुछ वाटर
जो भी है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता है ना कि थोड़ी देर के बाद आपने यहाँ पर जहां पर स्टोन डाला था वहां का सारा पानी जो है वो साइड पे आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट करी है, और वो जो डिस्टरबेंस है उस मीडियम के थ्रू, जो कि यहाँ पर वाटर है, उसके थ्रू ट्रेवल करना शुरू करती है। अब जो आपने यहाँ पर स्टोन ड्रॉप करने से जो आपने स्पीड जनरेट करी, ठीक है, तो वो स्पीड को अगर हम समझें, तो अगर मान लो उसकी स्पीड जो थी वो v के बराबर थी, और सपोज करो t टाइम के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर करना है डिस्टरबेंस ने, वो v इंटू टी के इक्वल है, और वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं इतना रेडियस ले लूं, ठीक है, मान लो t टाइम पे यहां पर है, तो आप देखो ना हर पॉइंट पे, ठीक है, वो सेम एक सर्कल के अलोंग जाके ही डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये क्या बन गई, ये एक वेव फ्रंट बन गई। उसी तरह से किसी फर्दर टाइम पे निकालोगे तब भी डिस्टेंस सेम ही होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा, तो जब हम इन सब पॉइंट्स को यहां पर जोड़ेंगे तो एक सर्कल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो रिपल्स आपको दिखती हैं वो क्या दिखती हैं, आपको सर्कुलर दिखती है, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज को समझते हैं कि सपोज करो यहीं पर हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता, सपोज करो एक पॉइंट सोर्स लाइट का होता, तो लाइट का जो सोर्स है वो तो हर डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस वेव सेंड करेगा, और सेम अगर स्पीड ऑफ लाइट t है, तो t टाइम के बाद है ना, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी लाइट ऑल डायरेक्शंस में, वो c इंटू टी है। इसका मतलब अगर मैं c इंटू टी के बराबर रेडियस लूं, और इस रेडियस के हिसाब से अब मुझे सर्कल दिखेगा, तो आपको सर्कल ही, लेकिन जब हम एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, है ना, एक स्फेयर, एक्चुअली में ये एक स्फेयर है, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखेगा कि हर पॉइंट पे जो लाइट पहुंच रही है इस स्फेयर के ऊपर, वो सेम टाइम पे पहुंच। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या बन गई, एक वेव फ्रंट बन गई। इसका मतलब क्या है कि हमें यहां से ये समझ में आया कि एक्चुअली में सोर्स किस तरह का है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारी वेव फ्रंट जो है वो किस तरह की बनेगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट चीज जो है वो समझेंगे कि वेव फ्रंट्स की टाइप जो है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सोर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास आती है इसी उसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो पॉइंट सोर्स जो है वो हर डायरेक्शन में लाइट सेंड करेगी, जिससे कि हमारी जो वेव फ्रंट फॉर्म होगी वो किस फॉर्मेशन में फॉर्म होगी, वो स्फेरिकल फॉर्म होगी। ठीक है, यही हमने अभी इस बात को डिस्कस किया था कि वो एक हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन अ गिवन टाइम, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो जो फॉर्मेशन होगा वो एक स्फीयर का बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। एक बहुत और थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो एक और वेव फ्रंट बन जाएगी इस तरह से। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होती है, जब हमारे पास किस तरह का सोर्स होता है, हमारे पास पॉइंट सोर्स होता है। ठीक है, के बाद में देखो हमारे पास जो नेक्स्ट हमें करनी है वो है हमारे पास कौन सी, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसके बाद में देखो हम समझेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होती है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में देखो आपने क्या समझना है कि जो हमारे पास सोर्स होगा वो सोर्स कैसे होगा, लाइन सोर्स होगा। मतलब अब हमारे पास सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जब है, लाइट जब सेंड करेगी सब डायरेक्शन में, मान लो अब यहां पर इसके परपेंडिकुलर वो हर डायरेक्शन में लाइट सेंड करेगी, इस तरह से आगे पीछे, और हर पॉइंट से करेगी। अगर वो पॉइंट यहां पर है तब भी हर डायरेक्शन में सेंड करेगी, यहां पर है तब भी हर डायरेक्शन में सेंड करेगी। तो कहीं पर भी पॉइंट होगा, लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में जो है लाइट वो सेंड करेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पास ऐसे छोटे छोटे हर पॉइंट के अराउंड एक छोटा छोटा सर्कल बन जाएगा, हर पॉइंट के अराउंड एक छोटा छोटा सर्कल जो है वो बन जाएगा। तो जब हम इन सर्कल्स को जोड़ेंगे तो एक्चुअली में आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से बनेगी, वो बनेगी एक सिलेंडर से। हमने इन सबको अगर हम यहाँ पर ऐसे जोड़ लेते हैं
तो हमारे पास ये जो शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, एक सिलेंड्रिकल शेप जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके तो ये एक क्या बन गया, ये एक तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स के आसपास एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन जो है वो बनती है, और ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर होगी बात ये। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप की वेव फ्रंट होगी जिसको हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखना हम लोग जो नेक्स्ट समझेंगे उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है वो हमने देखना है। देखो, प्लेन वेव फ्रंट को समझने के लिए हम क्या समझते हैं, अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहां पर कि सपोज करो कि ये जो है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक हिस्सा अगर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो ये अर्थ है। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो, जब हमने इसको क्रिएट किया है, अब सपोज करो हम सन से लाइट की बात कर रहे हैं, मान लो अर्थ पे मेन सोर्स क्या है लाइट का, वो सन है। ठीक है, अब सन से जब लाइट आएगी अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा कि वहां से लाइट आएगी इस तरह से करते हुए अर्थ तक पहुंचेगी। ठीक है, और अर्थ पे इस रहने वाले किसी भी जो पर्सन होगा उसको लाइट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो दिखाई देगा, है ना। अब आप नोट करो, इतने बड़े पार्ट का, इतने बड़े स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक प्लेन की तरह ही दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब हमने क्या समझा यहां से कि बेसिकली जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर होता है तो वो किस तरह की भी वेव्स को सेंड करे, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, वो हमें एक प्लेन की फॉर्मेशन में ही दिखाई देंगे। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या हो गया कि बेसिकली इट इज अ पोर्शन ऑफ क्या बोलना चाहिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स इज वेरी फार ऑफ। ठीक है, जब सोर्स जो है वो बहुत दूर होगा तो उसका जब हम एक छोटा सा पोर्शन देखेंगे तो वो हमें एक प्लेन की तरह दिखाई देगा। क्लियर होगी बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट हमें ये तीन टाइप की वेव फ्रंट्स करने के बाद अब हमें क्या समझना है कि बेसिकली देखो जो वेव फ्रंट और रेज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कैसे, जैसे सपोज करो मैं एक फिर से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करी, एक्चुअली में हमारे पास ये एक पॉइंट सोर्स था। ठीक है, अब सपोज यहां से देखो लाइट जब ट्रेवल करेगी यहां से ऐसे ट्रेवल करेगी, है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो, यहां से ट्रेवल करेगी, यहां से ट्रेवल करेगी, हर डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है लाइट की तो लाइट की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लें, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लें स्फेरिकल वेव फ्रंट का और रे का, तो एक्चुअली में आपको पता है ये रेडियली आउटवर्ड आ रही है, यानी कि ये रेडियस के अलोंग है, तो इस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो गई, है ना। क्लियर होगी बात। ऐसे ही जैसे सपोज करो हमारे पास अगर एक जो है सपोज करो लाइन सोर्स होता, ठीक है, जब लाइन सोर्स होता तो अब हमारे पास क्या है, देखो मेरी बात को समझना है कि यहां से जो लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, वो परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, है ना, उसने तो परपेंडिकुलरली ही ट्रेवल करना है, ये बात हमारे पास क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये सोर्स है, अब हमने क्या बताया कि अगर लीनियर सोर्स होता है तो हमारे पास वेव फ्रंट कैसी बनती है, इस तरह से सिलेंड्रिकल बनती है। तो अगर हम एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहां पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर इस पॉइंट पे क्या हो गई, ये रे और ये जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो हम यही बात यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि वेव फ्रंट और रेस के बीच में क्या रिलेशन है कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रे जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, राइट। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेजर टॉपिक यहां पर अब स्टार्ट होता है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल।
ठीक है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली? हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिस तरह से जिससे कि हम किसी भी वेव फ्रंट को, ठीक है, किसी भी वेव फ्रंट की पोजीशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर सम इंस्टेंट। मतलब अगर टी टाइम पे हमें उसकी पोजीशन पता है तो फर्दर कोई टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हम अगर उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें तो हम ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए देखो हाइजन ने सजेस्ट किए दो अजम्पशंस, ठीक है। वो दो अजम्पशंस क्या थे? उन दो अजम्पशंस को पहले समझेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि हम उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जो हमारे पास कोई भी गिवन वेव फ्रंट होगी जिसकी हमें सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहलाती है? प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाती है। जैसे सपोज करो हमारे पास, मान लीजिए मैंने ना क्या कहते हैं, कोई भी एक वेव फ्रंट ले रखी है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका एक छोटा सा पोर्शन ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो उसने पहली चीज क्या बोला कि जो ये चीज हमने ड्रॉ करी है ये तो हो गई प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, ये हो गई प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी वेव फ्रंट पे वो कहता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट है वहां से फ्रेश डिस्टरबेंस जो है वो निकलती है और वो फ्रेश डिस्टरबेंस उस मीडियम में उसी तरह से ट्रेवल करती है जैसे वो प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो ट्रेवल कर रही थी। मतलब उसकी डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड है वो वही है जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट। तो वो जो छोटे छोटे से ऐसे हमारे पास निकलते हैं हर पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से करके निकलेंगे, इन सबको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना, वेवलेट्स, वेव के बच्चे, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट। तो वो यहां से निकलती है। अब वो क्या कह रहा है कि जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स, अच्छा एक चीज ध्यान में रखनी है, वेवलेट्स प्राइमरी नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वेवलेट्स हमेशा सेकेंडरी ही मिले, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि एक्चुअली में जो सेकंड पार्ट है assumption का, कि अगर सपोज करो, अब देखो हम इसको अगर ऐसे समझें कि अगर सपोज करो मैंने ये एक कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है उसका एक पोर्शन हमने ड्रॉ किया है और हमने टी, ये सपोज करो ये हमारी पोजीशन जो हमने ड्रॉ करी है वो थी टी टाइम पे, ये है टी टाइम पे, तो ये कौन सी हो गई? ये वाली हो गई हमारे पास कौन सी? प्राइमरी, है ना, ये हो गई हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब हमने क्या किया कि टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सी डेल्टा टी के बराबर, है ना। तो सी डेल्टा टी के बराबर अगर मान लो मैं यहां पर रेडियस लेके कुछ स्फेयर्स या कुछ सर्कल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और फिर जितने भी ये सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जितने भी ये सर्कल ड्रॉ किए हैं और उन सर्कल के ऊपर अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक जो है टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, मान लो इन सबको जोड़ते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो पोजीशन होगी, ये जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? ये होगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो छोटे वाले सर्कल थे ये क्या थे? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी हमारे पास। तो हमें समझना क्या है कि हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि मान लीजिए वेव अगर सोर्स इधर था तो ट्रेवलिंग की जो प्रोपिगेशन है वो इस डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है हमें टेंजेंट उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, राइट। तो ये दो पॉइंट्स या दो असम्पशंस जो है वो यूज होती हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए? पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट फाइंड आउट करने के लिए एट सम लेटर टाइम, कि अगर ये वेव टी पे थी तो ये किसी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हमारे पास जो आएगी वो ये वाली आएगी। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है इसके बाद में? तो अब हम देखो समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। हमें क्या समझना है? देखो अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो वो कैसे समझना है?
देखो इसके लिए सबसे पहले देखो आपको पता है कि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ड्रॉ करी है, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरह से करके, यानी कोई भी मिरर हो सकता है, ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ड्रॉ करी है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सपोज करो यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है और इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो हमने क्या किया कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये बताया था कि प्लेन वेव फ्रंट, जो भी वेव फ्रंट हमारे पास होती है, दे आर एसोसिएटेड विद व्हाट, रेज, और रेज जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो मैं इस तरह से कोई भी 3 रेज जो है वो इसकी ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, 2 कॉर्नर पे ले लिया और एक हमने कहीं पर बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी रेज, ठीक है। अब हमारे पास ये 1 2 3 हमारे पास रे का नाम ले लिया हमने यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये पोजीशन ली थी ये हमने ए ले ली मान लीजिए और ये बी ले ली, ठीक है, इनके कॉर्नर पॉइंट। अब देखो इसके बाद क्या समझना है, देखो भाईजन ने क्या बोला कि एक्चुअली में यहां पर है ना, यहां पर जितने भी पॉइंट है इसके ऊपर, वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे, ठीक है। अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट होती है मान लो बी से जब वो स्टार्ट हुई तो वो पहुंच जाएंगी यहां पर, लेकिन ये तो यहां पहुंची बट उतने ही टाइम में ए से सेकेंडरी वेवलेट्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, समझते हैं इस चीज को। देखो सपोज करो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड थी, लाइट थी टी के इक्वल, ठीक है। यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकली। अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से निकली है, ठीक है, इस जगह पे वो कहां पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी सपोज करो हमारे पास सरफेस पे किसी इस पॉइंट पे। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेंगी तो क्या होगा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने ए डैश लिख दिया, तो आपके पास बी से लेके ए डैश का डिस्टेंस कितना आएगा, सी इंटू टी के बराबर। ये हमने क्या निकाला, बी ए डैश के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में अगर टी टाइम लगता है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के इक्वल। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल कर लिया। अब देखो, अब अगर सपोज करो हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट है जहां से सेकेंडरी वेवलेट्स उसी टाइम पे स्टार्ट हुई जब बी से स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, इसने तो रिफ्लेक्ट बैक कर लिया। अब इसका मतलब बी ए डैश के बराबर रेडियस लेके, है ना, इतना ही रेडियस लेके अगर मैं ए से एक हमने क्या किया, आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क के हम ये चाह रहे हैं कि उतना ही डिस्टेंस वो वापस जो है वो ट्रेवल करे सेम मीडियम के अंदर, तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर लिया और इस आर्क के ऊपर हमने यहां से ए डैश से ड्रॉ किया एक टेंजेंट। तो जब हमने यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना, उस पॉइंट का अगर मान लो नाम हमने बी डैश रख दिया। अब देखो हमारी रे कहां से आ रही थी, हमारी रे आ रही थी, या कह लो सेकेंडरी वेवलेट्स कहां से आ रही थी, ए से आ रही थी। तो ए से हमारे पास इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करते हुए पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां से चले, अगर हमने ये 3 वाली रेल बोली थी तो ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 डैश दिखा दिया, यानी कि ये इसकी क्या बन गई, क्या बन गई, ये बन गई इसकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये देखो, ये अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब जैसे मान लो नहीं क्लियर हो रहा तो एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इंसिडेंट ये रे थी, तो हमारे पास ये एंगल आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर होगी बात। अब देखो इसी तरह से जो जब हमारे पास बी से यहां पर रेस पहुंचेंगी तो यहां से ये वाली रे इस तरह से 1 वाली 1 डैश हो जाएगी। बेसिकली सेकेंडरी वेवलेट्स की डायरेक्शन रे ही हो गई, तो वो इस तरह से करके रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। और अगर ये रिफ्लेक्टेड बनेगी तो क्लियरली ये हमारे पास नॉर्मल है और ये एंगल आर हो गया, तो ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास आर बन गया, ठीक है। अब हमें ये भी समझना है, देखो बड़ा सिंपल सी बात, कि एक्चुअली में ए डैश बी डैश को एक सही से अच्छी सी रे बनने के लिए, या क्या बोलना चाहिए, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बनने के लिए, इसके बीच में से जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही थी वो यहां पर कहीं पर, ठीक है, होके और फिर रिफ्लेक्ट होके और इस तरह से जानी चाहिए। और वो ऐसे जानी चाहिए कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट डी था
और ये पॉइंट अगर P था और ये सपोज करो D डैश है, तो क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास डिस्टेंस DP और फिर प्लस दूसरा कौन सा था PD डैश, है ना, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी C इंटू टी के इक्वल होना चाहिए, है ना। तभी अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो ये प्लेन नहीं बनेगी, ऐसे हो जाएगी, अगर कम हो गया तो ये ऐसे हो जाएगी, तब भी प्लेन नहीं बनेगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। अब देखो, अब जो हमें यहां पर समझना है, देखो अब हमें जो यहां पर देखना है वो ये है कि हमने प्रूव करने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए हम देखो एक सिंपल सी बात को यहां पर समझें कि अगर ये एक ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल मैंने लिया ए बी और ये सपोज करो ए डैश था, ए बी बी डैश है ये एक वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, एक ट्राइंगल ये है। ये दोनों ट्राइंगल देखो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे हो गए, आरएचएस से। चेक करो कैसे, देखो सबसे पहली बात हमारे पास ये जो ए डैश है वो तो ए डैश के इक्वल ही हो गया, है ना। दूसरा एंगल बी और एंगल बी डैश दोनों इक्वल हो गए 90 डिग्री के, है ना। राइट ट्राइंगल है, रेज और जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई। और तीसरा हमारे पास ये डिस्टेंस हमने इक्वल किया ही था, है ना, ये वाला ए बी डैश बी ए डैश के इक्वल है, ए बी डैश बी ए डैश के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही सी इंटू टी के इक्वल। तो ये क्या हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आया कि ये वाला एंगल, अब ये और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, है ना। एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो यही कहता है, क्लियर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यही कहता है, राइट। तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं वेव थ्योरी के बेसिस पे, हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हमें क्या करना है, देखो देखो अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या किया कि हमारे पास एक इंटरफेस है एक्स और वाई, जो कि एक रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट, ठीक है। तो मैं पहले एक, जैसे सपोज करो ये मैंने एक डेंसर मीडियम जो है वो आपके लिए क्रिएट किया है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, जो कि हम ये शो कर सकते हैं कि वो इंटरफेस है इस तरह से, जो कि दोनों मीडियम को अलग कर, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स वाई है, इंटरफेस सेपरेटिंग अ रेयरर मीडियम, ये हमारे पास रेयरर हो गया, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले समझा था। यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इसके ऊपर इस तरह से फॉल करती है, ठीक है। और जब वो प्लेन वेव फ्रंट फॉल करती है तो हमने उसका जो नाम रखा वो ए बी रख दिया, और क्या रखा, और उसकी रेज जो है उससे एसोसिएटेड वो ड्रॉ करी, ठीक है। वही पहले की तरह हम ड्रॉ करते हैं 3 रेज इससे रिलेटेड, जिस तरह से हमने रिफ्लेक्शन में भी ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो हमने इनका नाम 1 2 3 इस तरह से रख दिया। अब देखो अब क्या काम होगा देखो दो चीजें समझनी है। पहली चीज, जो रेयरर मीडियम है उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c1 है, जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c2, ठीक है। सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ2 के। अब आता है रोल वेव थ्योरी का या हाइजन प्रिंसिपल का। यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी और पहुंचेंगी कहां पर, एक्स वाई पे, ठीक है। इस तरह से करके यहां से पहुंचेंगी और यहां चलेंगी और पहुंचेंगी यहां पर, ठीक है। अब देखो क्या समझना है, यहां पर जब B से लेके A डैश तक वो पहुंची, तो B से लेके A डैश जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, c1 इंटू टी, अगर पहुंचने में टाइम t लगा है तो, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है ही है। अब हमारे पास क्या समझना है, देखो जब A से, यहां से B से A डैश पर पहुंची है, डिस्टेंस c1 t जो है उसने ट्रेवल किया है, तो जब वो इस मीडियम में आया, ध्यान में रखना सेकेंडरी वेवलेट्स जब
ए बी से ए डैश पहुंची है, तो ए डैश से तो दूसरे मीडियम में पहुंच गई। अब हमारे लिए क्या क्लियर है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है तो C2 जो स्पीड है यहां पर ऑब्वियसली रेयरर से कम होगी। अब अगर मैं t टाइम के बाद चेक करूं, यानी कि C2t और C1t का रिलेशन निकाले, तो डेफिनेटली अब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेकेंड मीडियम में। तो हमने बी ए डैश से कुछ भी कम डिस्टेंस लेके और ए से यहां पर एक आर्क जो है वो बना देनी। ये आर्क बनाए और यहां से जैसे हम पहले भी हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनानी है, तो ए पॉइंट से इसके ऊपर बना दिया हमने ये टेंजेंट, ठीक है। और हमने क्या किया, ए से लेके इस पॉइंट को भी जोड़ दिया और प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारे पास ये पॉइंट बी डैश हो गया और ए डैश बी डैश, ये जैसे हमारे पास इंसिडेंट वाली थी, अब ये रिफ्रैक्टेड वाली वेव फ्रंट बन गई, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, यहां पर देखो बी से ए डैश तक और ए से बी डैश तक टाइम सेम लगा है, ध्यान में रखना, डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम लगा है, ठीक है। मतलब these are the points after the same time t, one in the first medium, second in the other medium, right। अब नेक्स्ट चीज क्या समझनी है आपने, देखो ऑब्वियसली जो हमारे पास एंगल आर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, है ना, एंगल आर ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो एक चीज और भी है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से आएंगी, ध्यान में रखना, वो यहां से ऐसे सीधे जाएंगी, ठीक है। सीधे जाने के बाद में जब दूसरे मीडियम में जाएंगी तो बेंड हो जाएंगी, ठीक है, और आगे निकल जाएंगी। ऐसे ही जो रे यहां से आ रही थी वो भी सीधा निकलेगी, ठीक है। तो आपके पास 1 के लिए तो 1 डैश ये हो गई, 2 के लिए 2 डैश ये हो गई, 3 के लिए 3 डैश ये हो गई, ये होगी हमारे पास क्या, रिफ्रैक्टेड रेज हो गई। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हो कि एंगल आर एंगल आई से छोटा बन रहा है, टेंसर मीडियम में ऑब्वियसली एंगल आर जो है वो छोटा ही बनना है। अब आता है देखो हमारे पास दूसरा काम, हमें प्रूव करने हैं कौन से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका मेजर लॉ कौन सा होता है, स्नेल्स लॉ होता है। तो स्नेल्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, आपने क्या किया, दो ट्राइंगल है, एक वाला ऊपर वाला छोटा और एक नीचे वाला, ऑब्वियसली ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आपने क्या किया, साइन आई की वैल्यू निकाली। साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए डैश, यही आ जाएगा। उसी तरह से अब हमने क्या किया, दूसरे वाले ट्राइंगल में मैंने साइन आर की वैल्यू निकाली। साइन आर किसके इक्वल हो गया, अगर आर ये है तो ए बी डैश डिवाइडेड बाय क्या हुआ, डिवाइडेड बाय ए डैश हो गया, ठीक है, ए डैश हो गया। अब हमने क्या काम करना है, देखो जब हमने ये कैलकुलेट करा तो हमने रेशो निकालनी है साइन आई की और साइन आर की। जब रेशो निकालेंगे तो आप नोट करो, ए डैश तो दोनों के कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला, ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी डैश। अब देखो हमारे पास जो ए डैश बी था या बी ए डैश था वो C1t के इक्वल है, और ये जो ए बी डैश था ये किसके इक्वल था, ये C2t के इक्वल है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया C2t से, t से t आपके पास कैंसिल हो गया, रेशियो आ गई स्पीड्स की जो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, बोलो, सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये जो है C1 बाय C2 की रेशियो होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन आई बाय साइन आर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल हो गया। ये क्या होता है, यही होता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आपका स्नेल्स लॉ यहां पर जो है वो प्रूव हो गया, और हमने बता दिया कि इस तरह से वो हमारे पास ये रेशो जो है वो एक कांस्टेंट होती है साइन आई और साइन आर की, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे भी आप देखो सारी रेस, दूसरा वाला जो एक लॉ भी होता है वो क्या होता है कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ऑब्वियसली जब तक सेम प्लेन में नहीं होगा हम ये प्रूव ही नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई भाई रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब बच्चों देखो आपने ये समझना है हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर ये जो दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है ये बहुत बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं।
तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो जो चीज हम ड्रॉ करते हैं हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि पहले सारी की सारी लाइंस ड्रॉ कर ली और लाइंस ड्रॉ करने के बाद फिर हम ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या था। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपने इस चीज को थोड़ा सा समझना है। क्लियर है? ऑल राइट, तो इसके साथ ही ये देखो हाइजेंस प्रिंसिपल वाला और वेव थ्योरी वाला पोर्शन हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो एक से ज्यादा बार देखो आप इसको, तो आपके लिए ये क्लियर हो जाए। ठीक है।